कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया सारे एकदम तंदुरुस्त हो? फैमिली सारी वधिया? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं मुझे, और बताओ क्या चाहिए। चलो इधर सुनना ध्यान से। नहीं, उम्मीद करूंगा सारे प्रोफेशनल वाले बच्चे ही सामने बैठे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाले भी कई नालायक बच्चे हैं, वो प्रोफेशनल वाली क्लास में आके बैठ जाते हैं। उनको लगता है ज्ञान बट रहा है, ज्ञान कहीं भी मिल रहा हो, ज्ञान ले लेना चाहिए। उन्होंने 3 इडियट मूवी देखी है नालायकों ने। इधर देखो ध्यान से। अब मैं उम्मीद करूंगा ये सारे सामने बच्चे प्रोफेशनल वाले हैं, क्योंकि आज मैं 2 से 3 मिनट बातचीत करूंगा आप सबसे। अगर कोई एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा बैठा है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर बैठा है, ये अनाउंसमेंट जो होगी वो उनके लिए नहीं है। ये अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 23, बट पहले 2-3 बातें डिस्कस कर लें, फिर आज हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक तो मैं लास्ट आपका स्टूडेंट दरबार का सेशन ले नहीं पाया था, आपको मैंने बताया था कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थी, बट अब हमारे सेशन कंटिन्यू चलेंगे, सिंगल सेशन भी आपका मिस नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना। अब दूसरी बात ध्यान सुनना जी, आपके एग्जाम हो चुके हैं पोस्टपोन। अब एग्जाम पोस्टपोन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे डेली नहीं आऊंगा, बल्कि मैं आपको कुछ चैप्टर की रिवीजन भी कराऊंगा। अभी तक तो मैंने कहा था कि अभी तक हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जीएसटी के करेंगे, इनकम टैक्स करेंगे, कस्टम के करेंगे, मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे मैंने कमिटमेंट की थी कि वो सारे मैं यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने या प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम हो गए हैं पोस्टपोन, और आप सब जानते हो हमारे एग्जाम जून में नहीं होंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि हमारे एग्जाम जुलाई में भी हों। हमारे एग्जाम या तो होंगे अगस्त में, या होंगे सितंबर में, या फिर होंगे दिसंबर में। अब मैं ये नहीं कमिटमेंट कर रहा कि मुझे नहीं पता कब होंगे, बट ये कंफर्म है कि जून में नहीं होंगे, और जुलाई के 15 जुलाई तक नहीं होंगे। उसके बाद अगर होंगे तो होंगे, अगर सिचुएशन सारी की सारी सही हो चुकी है तो। बट मैं कह रहा हूं एग्जाम जब भी हो जी, अब ध्यान सुना जी, मई का महीना, मतलब मई के एंड तक हमें करने हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मई के एंड तक हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा मई के एंड तक। और जून के पूरे महीने में हम करेंगे रिवीजन। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर, रिवीजन आप कराओगे प्रोफेशनल वालों की? सर मैंने पहले भी कहा था, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गए ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे सारे मैं रिवाइज कराऊंगा। तो आप निश्चिंत हो जाओ जी। इनकम टैक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, जीएसटी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, और कस्टम के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे ना, उसकी कंप्लीट रिवीजन जो होगी मैं यूट्यूब के ऊपर लेके आऊंगा जून के अंदर। ठीक है जी। तो जून में हम करेंगे रिवीजन, मई में हम करेंगे क्वेश्चन, और इतनी बढ़िया रिवीजन करवा दूंगा ना, आप कहोगे सर अब एडवांस टैक्स में कोई दिक्कत ही नहीं है जी। ठीक है, तो निश्चिंत हो जाओ जी। अब जिनको रिवीजन का डर था कि रिवीजन कैसे करेंगे, जून का पूरा महीना एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पोस्टपोन नहीं करूंगा, मैं डेली यूट्यूब के ऊपर आऊंगा और हम रिवीजन करेंगे जून के महीने में। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, इधर सुनो ध्यान से। खुश रहा करो यार, खुश रहा करो बस। अगर आप खुश हो ना तो मैं खुश हूं, ध्यान रखना। इधर सुनो ध्यान से। अब आज हमारे स्टूडेंट दरबार का ना, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 23 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, लास्ट क्लास में जो आपके सीएस इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल जो है ना, उसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्रोविजन बेस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब चैप्टर नंबर 2 में इवन हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, बट आज मैं चैप्टर नंबर 2 नहीं करा रहा। उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप भरा हुआ है, जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं, कि सर आईटीसी के चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है। तो प्लीज पहले आप आईटीसी वाले क्वेश्चन करवा दो, क्योंकि हमें आईटीसी का चैप्टर कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना है। अब उसके क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, अगर वो हमारे हो जाएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आईटीसी के चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस होंगे पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना, फिर चैप्टर 2 के जो हमारे बैलेंस क्वेश्चन थे उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपकी बात ना मानूं। तो आज हम चैप्टर 3 आईटीसी वाला करेंगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना सर, आपको मैं दिखा दूंगा आपके एग्जाम में मेजर क्वेश्चन जो होंगे ना, वो इसके अंदर से बनेंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए इंस्टीट्यूट ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन जो होंगे यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं जी। अब ये प्रैक्टिस मैनुअल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, जो बच्चे वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे, टेलीग्राम के ऊपर है, टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना, ये आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल आ जाएगा। इधर देखो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब चैप्टर नंबर 3 की ना एक बार हेडिंग पढ़ो, चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग क्या है।
चैप्टर नंबर 3 हमारा जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। मतलब दो बातें हैं जी, एक तो आईटीसी और एक जीएसटी लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो बातें हमें यहाँ पे देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अंडर सीजीएसटी फॉर द क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। लो जी बताओ क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है वो सारे के सारे प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो जो प्रोविजन आपके आईटीसी से रिलेटेड हैं। मतलब जब आप जीएसटी की पेमेंट करने जाओगे उस टाइम जो आप आईटीसी यूज करोगे ना, उसका मैकेनिज्म क्या है वो सारा एक्सप्लेन कर दो। अभी बच्चा कहता है सर तो क्या इसके अंदर हमें सेक्शन 16, 17, 18 तीनों लिख के आने हैं? आंसर इज नो, आंसर इज नो। सर उसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहा है उसने? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अंडर द सीजीएसटी एक्ट फॉर क्लेमिंग आईटीसी। मतलब आईटीसी क्लेम करने वाले मैकेनिज्म जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। अब आपसे बढ़िया कौन जानता है आईटीसी क्लेम करने की कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है और कौन कौन सी कंडीशन होती है? वो सारी की सारी बातें सेक्शन 16 के अंदर है। इट मीन सेक्शन 16 के जितने भी सब सेक्शन है ना वो सारे के सारे एक्सप्लेन करके आने हैं। आपको मैं 2 मिनट रिवीजन करवा दूं ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, आपको याद आ जाए। याद करो सेक्शन 16(1). 16(1) में आपने क्या लिखा था? 16(1) में याद करो हमने क्लास में किया था कि अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया, अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करोगे उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईटीसी कौन क्लेम करेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 10। मतलब सेक्शन 10 जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले होंगे उनको छोड़ के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होंगे ना वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था आईटीसी क्लेम करने की ना कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होगी? 4 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या है? आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, उसके बाद आपने रिटर्न फाइल कर दी हो और आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी फिर आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल बनोगे, नहीं तो एलिजिबल नहीं बनोगे। फिर एक हमने क्लास में रूल नंबर 36 किया था। रूल नंबर 36 ये बात कहता है कि सप्लायर अगर आपके इनवॉइस अपलोड करेगा तभी रिसीवर आईटीसी क्लेम कर पाएगा, नहीं तो क्लेम नहीं कर पाएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जितने सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किए होंगे उतने का तो पूरा क्लेम कर लेगा, और जो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए होंगे तो मैंने कहा था जितने अपलोड किए उसके आईटीसी, मतलब जितने अपलोड किए उसके आईटीसी का 10% और जितना एक्चुअल बनता है विच एवर इज लेस जो होगा वो क्लेम कर पाएगा। और याद करो मैंने क्लास में कहा भी था कि वैसे अभी इस केस में 10% की जगह 5% की लिमिट आ गई है। नई लिमिट आपकी 5% की है, बट वो 5% की लिमिट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे एग्जाम में अभी भी 10% की लिमिट एप्लीकेबल है। मतलब जो इनवॉइस अपलोड नहीं करोगे उस केस में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कह रही मिलेगा, बट उस केस में क्या कर देंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। फिर कितना मिलेगा? जो आपने इनवॉइस अपलोड किए उसके आईटीसी का 10% और जो अपलोड नहीं किए उसका जो आईटीसी बनता होगा विच एवर इज लेस उतना आईटीसी क्लेम कर लो। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। फिर ये सारी की सारी बातें कंप्लीट करने के बाद जी हमने कहा ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। फिर अगर सामान आपका इंस्टॉलमेंट के अंदर आ रहा है, लोट के अंदर आ रहा है, तो जब लास्ट लोट रिसीव करोगे उस केस में आईटीसी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा था अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज किया उस पर आपने जीएसटी पे किया, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो उस पोर्शन पे तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। ये बात हमने डिस्कस की थी। फिर सेक्शन 16(4) में लिखा था कि अगर आप आईटीसी क्लेम करना भूल जाते हो तो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है? अगले साल के सितंबर के मंथ की जो रिटर्न जाएगी उसकी ड्यू डेट और जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट होगी ना विच एवर इज अर्लियर जो होगा वहां तक आईटीसी क्लेम करोगे। और मेरी पूरी फैमिली जानती होगी मैंने कहा था अगले साल की 20 अक्टूबर तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसके बाद क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें सेक्शन 16 के अंदर हमने पढ़ी थी। अब आप खुद देख लो सेक्शन 16 की सारी बातें लिखो। 16(1), उसके बाद 16(2), ये 4 कंडीशन लिखी हैं। उसके बाद देखो जी इनवॉइस अपलोड करने वाली बात की है, अगर सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर होगा तो लास्ट लोड पे मिलेगा। और देखो एक पॉइंट फिर और हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि अगर मान लो उधार में सामान बेचा होगा तो रिसीवर को 180 दिन का टाइम मिलता है, 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है। अगर वो नहीं करेगा तो आईटीसी वापस करना होगा। देखो वो वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद जी अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर जो होगा वहां तक आईटीसी क्लेम करोगे। ये 16(4) देखो सारे प्रोविजन यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर मेरी फैमिली मतलब समझ गए ना, फैमिली मतलब आप सब, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है सेम का सेम तो सेक्शन 16 के जितने सब सेक्शन हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करके आने हैं। सेक्शन 17 नहीं लिखना, 18 नहीं लिखना, सेक्शन 16 जो है वो पूरा एक्सप्लेन करके आना चाहिए।
कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं? लो जी, इधर सुना ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार आओ जी क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है जी? क्वेश्चन नंबर 2 ये बात कहना चाह रहा है, नरगिस एग्रो ट्रेडर लोकेटेड एट जयपुर, प्लीज ध्यान से पढ़ना जी। नरगिस एग्रो ट्रेडर लोकेटेड एट जयपुर एंड एंगेज इन द बिजनेस एज रिटेल ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2020। उसने अब इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दी हुई है और आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी है। अब वो कह रहा है द रेट ऑफ टैक्स आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी जो है ऑन द आइटम्स आर 5%, 12%, 12% एंड 18%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल and the date by which the due date is to be paid by the trader on the month of July 20 after availing ITC। लोरी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं इनवर्ड सप्लाई आपके पास है, आउटवर्ड सप्लाई आपके पास है। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट करने के बाद इस पर्सन को नेट कितना जीएसटी देना पड़ेगा पहले तो वो बताओ, और उस पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होगी वो आपको बताना पड़ेगा। अब बच्चा कहता है सर यहां पे इन्होंने आईजीएसटी क्यों लिखा है? आईजीएसटी मेरे बच्चे इसलिए लिखा है, आप अगर ऊपर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे वो सप्लाई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, और अगर सप्लाई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो उस केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा ना। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नरगिस एग्रो ट्रेडर लोकेटेड एट जयपुर एंड एंगेज इन द बिजनेस एज रिटेल ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इट्स आउटवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2020। अब ये इन्होंने इनवर्ड सप्लाई दे दी है या आउटवर्ड सप्लाई दे दी है? अब जब इन्होंने आईजीएसटी दिया तो वे सी बात है सप्लाई कौन सी होगी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। अब अपने बोल देना इनवर्ड सप्लाई पर, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इनवर्ड सप्लाई पर जो भी पैसा आएगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा, आउटवर्ड सप्लाई पर जो भी टैक्स लगेगा इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। अब जो पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं और जो पैसे मुझे गवर्नमेंट को देने हैं उसमें से क्या करूंगा? देने में से लेने माइनस करके जो नेट देना होगा वो निकाल दूंगा। सर एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने आपको 200 रुपए देने हैं, सोच समझ के बोलना, अगर मैंने आपको 200 रुपए देने हैं और मैंने 150 रुपए लेने हैं तो नेट कितने देने होंगे? 50 रुपए। वही तो यहां पे निकालना है भाई। आउटवर्ड सप्लाई का जीएसटी कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है, इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी कितना पैसा गवर्नमेंट से लेना है। अब जो देना होगा उसमें से लेना माइनस करके जो नेट देना होगा मुझे वो निकालना होगा। आओ जी कैलकुलेशन करते हैं। अब एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पे पहली बात तो सबसे पहला कह रहा है शुगर कैंडीज 1 लाख रुपए की है इनवर्ड सप्लाई, तो इस पे तो 5%, इस पे आपका है जी 5% जीएसटी। फिर चॉकलेट बार्स, ओ माय गॉड, लाला चाहा लपलप, उसके बाद जी 12%। फिर वेफर पैकेट, ओ माय गॉड, हे भगवान जी प्लीज ऐसे ऐसे नाम मत लो। बिस्किट, आय हाय 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 हाय, बिस्किट 18%। ठीक है जी। अब आउटवर्ड सप्लाई पे यहाँ पे लगा दोगे 5%, यहाँ पे लगा दोगे 12%, यहाँ पे लगा दोगे 12% और यहाँ पे लगा दोगे 18%। अब एक बार चेक करना जीएसटी कितना निकल के आएगा जी। आंसर मत देखना, वैसे आंसर मैंने आपको दिखाया ही नहीं हुआ। आंसर देखो जी आंसर निकालो फटाफट से। 1 लाख का 5% ये निकल के आ गया, 5000 का ये जीएसटी निकल के आ गया जी, और 80,000 का 12% 9600, 75,000 का 12% 9000, उसके बाद 50,000 का 18% ये हो गया 9000। ठीक है। अब यहाँ पे 1,20,000 का 5% ये हो गया 6000। उसके बाद 1 लाख का 12% ये हो गया जी 12,000। उसके बाद 60,000 का 12% ये हो गया 7200, और 50,000 का 18% ये हो गया जी 9000। अब एक बार चेक करना आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी कितना आ रहा है। 6000 प्लस में 12,000 प्लस में 7200 प्लस में 9000, ये आ रहा है 34,200, 34,200 ये जीएसटी निकल के आ रहा है। इनवर्ड सप्लाई पर चेक करो जी, 5000 प्लस में 9600 प्लस में 9000 प्लस में 9000, ये निकल के आ गया जी 5000 प्लस में 9600 प्लस में 9000 प्लस में 9000, ये निकल के आ गया 32,600 रुपये। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब जो ये 32,600 रुपये निकल के आ रहा है इसका मतलब क्या है जी?
ये जो 32,600 रुपये निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है या इतना पैसा देना है? सर इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। नहीं यार ये बात समझ में। एक बात मुझे बताओ, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, याद करो, हमने इनवर्ट सप्लाई जब क्लास में किया था, मैंने कहा था इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या था? परचेज। और जो भी परचेज पर आप जीएसटी पे करोगे उसका आईटीसी मिलेगा, इतने का मिलेगा आईटीसी। और जो आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करूंगा वो मुझे गवर्नमेंट को देना होगा। अब 34,200 रुपए देने हैं और 32,600 रुपए लेने हैं। आंसर बताओ मुझे फटाफट से। 34,200 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं और 32,600 रुपए गवर्नमेंट से लेने हैं। तो नेट कितने देने हैं? नेट देने हैं 34,200 में से अगर 32,600 माइनस कर दूंगा तो नेट मुझे 1,600 रुपए देने हैं। मतलब 1,600 रुपए ई कैश लेजर से मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा मुझे बोले कि सर ई लाइबिलिटी लेजर में कितना होगा, वो होगा जी 34,200। ई क्रेडिट लेजर में कितना होगा जी 32,600। तो कैश लेजर में क्या होगा? 1,600 रुपए जो नेट पेमेंट करनी होगी वो कहां से आएगा? कैश लेजर से। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। देखो जी वो कह रहे हैं हम एज्यूम कर रहे हैं जी ये सप्लाई ना इंटर स्टेट सप्लाई है। एज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि जब रेट हमें आईजीएसटी दिया है तो ऑब्वियस बात है वो सप्लाई होगी कौन सी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी। अब देखो यहाँ पे ये आपने पहले आउटवर्ड सप्लाई पे निकाल दिया। आउटवर्ड सप्लाई पे क्या गया? 34,200 रुपए। ये प्रेजेंटेशन है जी। आपके एग्जाम में जब सेम क्वेश्चन बनेगा प्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। पहले क्या करोगे? आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स निकाल दिया, फिर इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स निकाल दिया 32,600। अब चेक करो जी आपका क्रेडिट लेजर कितना है? 32,600। लाइबिलिटी कितनी है? 34,200। नेट आपका आएगा कैश लेजर 1,600 रुपए। अब आपसे बढ़िया कौन होगा? अगर ये जुलाई का महीना चल रहा है, फटाफट से बोलो रही, अगर ये जुलाई का महीना चल रहा है तो पेमेंट कैसे करते हैं सर? अगले महीने की 20 तारीख को। याद आ रहा है पेमेंट कैसे करते हैं? अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर 3B। अब सोच समझ के बोल देना, जीएसटीआर 3B फाइल कब करते हो? अगले महीने की 20 तारीख को। अगर जुलाई का महीना है तो डेट क्या होगी? ड्यू डेट क्या होगी? 20 अगस्त होगी। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जी। देखो ये पेमेंट करने की डेट होगी 20 अगस्त। अगर आप इस क्वेश्चन को भी मुश्किल बोलोगे ना सर, फिर इससे आसान तो वो एक काम करेगा, वो साथ में आंसर दे देगा। सही बता रहा हूं। फिर इससे आसान तो फिर वो पता क्या करेगा? आंसर दे देगा कि ये आंसर है, ये आंसर भी लिखा ना आप। कई बच्चों के हाव भाव तो ऐसे उड़ जाते हैं जैसे आईटीसी के चैप्टर में जैसे पता नहीं क्या हो गया। और सबसे आसान चैप्टर। और ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में इतना फॉलो होता है आप सोच भी नहीं सकते सर। और बिल्कुल गिरा हुआ चैप्टर है, बस थोड़े बहुत प्रोविजन ध्यान देने वाले हैं। अगर लॉजिक समझ लोगे चैप्टर में कुछ भी नहीं है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लोरी 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए जी। अब एक बार आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है जी दिनेश, ध्यान से पढ़ना। दिनेश एंटरप्राइज इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी wants to know the eligibility of input tax on fuel। और फ्यूल कौन सा है? पेटकोक एंड फर्नेस ऑयल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। क्या कहना चाह रही हैं जी? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि दिनेश एंटरप्राइज है इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी wants to know the eligibility of ITC। आईटीसी किसका? फ्यूल का। फ्यूल कौन सा है? पेटकोक है और फर्नेस ऑयल है यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। याद करो सेक्शन 16(1)। मैं इसका आंसर छुपा रहा हूं जी, आंसर छुपा रहा हूं। याद करो सेक्शन 16(1) में आपने बात पढ़ी होगी कि अगर मैं कोई भी सामान परचेज करके आऊंगा और उसको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करूंगा ना, उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। मैं अगर कोई सामान परचेज करके आया, उसको मैंने इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच समझ के बोलना जी। उसने फ्यूल को यूज किया फाइनल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर, दैट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है क्या आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या नाम आपका? प्रतीक। प्रतीक कह रहा है सर आईटीसी नहीं मिलेगा। हर्षित आप बताओ आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? यस या नो? नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया जी। प्रिया आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? बच्चा कह रही है नहीं मिलेगा जी। सृष्टि आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोमल कह रही है नहीं मिलेगा। निकिता कह रही है नहीं मिलेगा। रोहित कह रहे हैं नहीं मिलेगा। नालायक सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्यों नहीं मिलेगा? बच्चा कह रहा है सर क्या हो गया आपको? याद करो आपने हमें क्लास में ना सेक्शन 9 करवाया था, चार्जिंग सेक्शन। उसमें आपने कहा था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उस पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से जीएसटी एप्लीकेबल होगा।
अब जब उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो आईटीसी की तो बात ही नहीं होगी। और यहां उसने कहा तो है फ्यूल, आपने फ्यूल तो पढ़ लिया, आपने फ्यूल तो पढ़ लिया, फ्यूल के ब्रैकेट में नहीं पढ़ा। एग्जाम में मैं आपको लिखवा देता हूं सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बन सकता है जी। सब नालायक बच्चों ने फ्यूल तो पढ़ लिया, फ्यूल के ब्रैकेट में क्या लिखा है, पेटकोक और फर्नेंस ऑयल। याद करो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ये दोनों जो थे ना वो कवर नहीं होते सर। बच्चा कह रहे यार उसमें क्या क्या कवर होता है, याद करो, एक तो पेट्रोलियम क्रूड, क्या कवर होता है जी, पेट्रोलियम क्रूड, देखो जी, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। सर एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो ये पेटकोक और ये फर्नेंस ऑयल नहीं है। बच्चे कहते हैं सर ये फिर होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूं सर, इधर देखो ध्यान से, आपको अगर दिख रहा हो, ये आपके सामने जो फोटो दिख रही है ना, ये आपके सामने जो फोटो दिख रही है ये तो आपका है जी, ये पेटकोक है। ये एक तरह का ना बाय प्रोडक्ट होता है, ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट होता है। ये तो है पेटकोक जी, और ये आपका है जी, ये देखो, ये आपका है फर्नेंस ऑयल, ये आपका फर्नेंस ऑयल है। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो हैं ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होते, और जब ये उसमें कवर नहीं होते इट मींस इन पे जीएसटी की बातें होती हैं, और अगर इस पे जीएसटी की बातें होती हैं तो उस केस में आईटीसी की बातें भी होंगी, क्योंकि मैंने यूज किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। तो सोच के बोलना सर, एग्जामिनर कंफ्यूज कर गया, रटने वाला बच्चा तो ये रट के बैठ चुका था, रटने वाला बच्चा तो ये रट के बैठ चुका था कि यार इस केस में तो जब जीएसटी की बातें नहीं होंगी तो जीएसटी की बातें नहीं होंगी तो आईटीसी की बातें भी नहीं होंगी। देखो जब यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर चेक करो जी। However, बहुत ध्यान से पढ़ना, however, petcoke and furnace oil are not excluded from the scope of GST. ये जीएसटी के स्कोप से एक्सक्लूडेड नहीं है। उसके बाद in light of section 16(1) CGST, read with 9(2) of the said act, input tax credit of GST charge on petcoke and furnace oil shall be available if such goods are used or intended to be used in the course or furtherance of business of Dinesh Enterprise। वो तो यूज कर ही रहे हैं, वो तो यूज कर ही रहे हैं, उसने साफ साफ बोला है इसको आप यूज कर रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर आप यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अब उनकी बारी आ चुकी है, रटने वाला बच्चा अब एक बात ध्यान दें, उनकी बारी आ चुकी है। आप फ्यूल को मत रट लेना, आप फ्यूल को मत रट लेना, उसमें कौन से पेट्रोल मतलब कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट कवर होते हैं आपको 5 याद होने चाहिए। अगर बात उन 5 की होगी तब वो जीएसटी से बाहर होंगे, अगर 5 को छोड़ के और किसी फ्यूल की होगी वो सारे जीएसटी में कवर होंगे, उनके आईटीसी की बातें भी हो सकती हैं प्रोवाइडेड अगर वो यूज की हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। ठीक है, अब बताओ क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन सकता? 100% बन सकता है जी। सर बच्चा ना सीएस के मॉड्यूल को ना, सीएस के प्रैक्टिस मैनुअल को छोड़ के जाता है, कहता मुझे ना उस टीचर की बुक दे दो, मुझे उसकी बुक दे दो, उसकी बुक दे दो। उनको यही नहीं पता उसके मॉड्यूल ने क्या इशू किया हुआ है। यार अगर मॉड्यूल में गलतियां भी होंगी तो हम सही करेंगे ना, बट हम मॉड्यूल क्यों छोड़ के जाएं? और एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं बच्चा कहता है देखे हुए नहीं बने, देखे हुए कैसे बनेंगे? अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल सही ढंग से किया होता, उसको रिवाइज करके किया होता, आपको एग्जाम में दिक्कत ना आती। और सर आप नहीं करोगे तो भी पकड़ के करवाऊंगा, चाहे आप प्रोफेशनल के हो, चाहे आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका है, चाहे आप अपने को सीएस समझ रहे हो, तो भी आप मुझसे तो छोटे ही हो। मैं तो आपको छोटा भाई मानता हूं जी, सिंपल सी बात यह है। चाहे आप अपने आप को बड़ा समझते हो, बट मैं बड़ा नहीं समझाता आपको मैं पकड़ के बिठाऊंगा, चलो नालायकों यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है नी? थर्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एग्जाम में गलती तो नहीं करके आओगे? लो जी 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद देखो जी अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना बढ़िया जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना बढ़िया, मजा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड। लो जी, जय कुमार टेक्सटाइल लिमिटेड purchase a machinery on 12th August 2019 for 12 lakh excluding GST. The company put the machinery to use after the purchase and avail input tax credit of the eligible amount. The machinery was sold, लो ये मशीनरी बेच दी है, as second hand machine on 14th May 2020 for 9 lakh, 9 लाख की बेच दी है। During purchase as well as sale the machinery GST का रेट 18% है। Assuming that there was no change in legal position, discuss the step which Jay Kumar Textile Limited is required to take at the time of sale of the second hand machine. Briefly state the statutory provision involved. लो जी, पहले तो कह रहे हैं जी ये बताओ जी उस टाइम क्या करना पड़ेगा, और दूसरा प्रोविजन बता दो। प्रोविजन मतलब जो आप आंसर लिखने जा रहे हो उसका प्रोविजन क्या है?
मेरे सवालों का जवाब दो, आंसर मैंने हटा दिया। पहली बात तो ये, अगर किसी बच्चे ने आईटीसी वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा ना सर, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ गया होगा कि ये हमारा चैप्टर है आईटीसी का, सेक्शन नंबर 18 है। सेक्शन नंबर 18 में क्या था सर? आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस। और सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 जो है ना, ये क्वेश्चन उसका है। याद करो अपने क्लास में किया था नहीं, अगर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया, अगर कैपिटल गुड्स बेच दिया, उस केस में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा कितना? मैंने कहा था जितने क्वार्टर आपने यूज किया उसका 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और जितने की आप मशीन सेल करोगे ना, उस सेल प्राइस का जो भी जीएसटी होगा, विच एवरेज हायर जो होगा, उतना आईटीसी आपको हटाना पड़ेगा। बच्चा कहते नहीं नहीं नहीं, एक बार दोबारा बोलो, एक बार नहीं 2 बार दोबारा बोलूंगा। याद करो सर 18.6 याद करो। 18.6 में आपने ये पढ़ा था कि अगर आप कैपिटल गुड्स को बेच देते हो, सप्लाई कर देते हो, उस केस में अब सोच के बोलना जी। आज मान लो मैं एसी लेकर आया, सोच समझ के बोला, आज मैं मान लो एसी लेकर आया, एसी में अपने बिजनेस के लिए लेके आया, मान लो 50,000 रुपए का एसी है, इसमें 20,000 रुपए का जीएसटी है। मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया जी मुझे 20,000 रुपए गवर्नमेंट से लेने हैं, क्योंकि अगर एसी बिजनेस में यूज करूंगा 20,000 रुपए का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। और आपसे बढ़िया कौन जानता है जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है 5 साल। बच्चा कहता 5 साल, ये आपने कहां पढ़ाया? 5% ईच क्वार्टर, मतलब क्या हो गया? एक साल में 20%। सर अगर 5% हर क्वार्टर का होगा तो एक साल में 20%। अब अगर एक साल में 20% है तो 5 साल में पूरी 100% वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब कैपिटल गुड्स की लाइफ जीएसटी में 5 साल की होती है। मैंने क्या किया, 2 साल के बाद एसी बेच दिया। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है कि जब मैंने 2 साल के बाद एसी बेचा तो क्या जो मैंने स्टार्टिंग में 20,000 रुपए का आईटीसी क्लेम किया था, क्या वो सारा क्लेम करना बनता है? आंसर इज नो। क्योंकि जब मुझे गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए का आईटीसी दिया था तो गवर्नमेंट को यह था कि 5 साल में यूज करूंगा, बट जब मैंने 2 साल के बाद बेच दिया तो गवर्नमेंट कहते विवेक, उस 20,000 रुपए के आईटीसी में से कुछ आईटीसी तू रिवर्स करेगा। अब कितना रिवर्स करेगा? जितना तूने बिजनेस में यूज किया उतना तू क्लेम कर ले, बाकी तू रिवर्स कर दे। अब मैंने कहा मैंने कितना यूज किया, कह रहे 2 साल, उसके क्वार्टर निकाल ले, उतने क्वार्टर मतलब 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उतना तू क्लेम कर ले, और बाकी जो आएगा उसको रिवर्स कर दियो। तो ये, और जितने का तूने एसी बेचा होगा उस सेल प्राइस का जो जीएसटी होगा वो इनमें से जो भी हायर होगा ना, उतना तुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब सर ये चेहरे ऐसे मत बनाओ यार, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे देख के आपको। 18.6 आपने क्लास में पढ़ा होगा सर, नहीं याद आ रहा तो एक बार प्रोविजन खोल के देख लेना जी, एक बार प्रोविजन खोल के देखना ना, क्लास में हमने नोट्स बनाए थे। अब ये देखो, ये आपको मैं दिखाता हूं। चलो पहले ऐसा करते हैं, खुद आंसर निकालते हैं। अब अगर 12 अगस्त 2019 है तो भैया 12 अगस्त 2019 से लेके बेचा कब है? 14 मई 2020। पहले चेक करो कितने क्वार्टर आ रहे हैं जी। 2019 में देखते हैं पहले तो, अप्रैल में जून ये तो नहीं आ रहा, जुलाई अगस्त ये आ रहा है जी, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर ये, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 3 क्वार्टर, और फिर अप्रैल मई जून 4 क्वार्टर आ रहे हैं जी। बच्चा कह रहा है सर ये जो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर ये तो पूरा नहीं आ रहा सर, और पार्ट 5% ईच क्वार्टर, और पार्ट को भी पूरा क्वार्टर काउंट करेंगे। अब एक तो हो गया जी जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, और फिर अगला साल आ गया अप्रैल मई जून, तो ये आ गए 4 क्वार्टर। अब अगर ये 4 क्वार्टर आ गए, 5% हर क्वार्टर का है, तो 4 क्वार्टर कितने हो गए जी? 20% हो गया, ये हो गया 20%। अब चेक करते हैं नहीं, मैंने कितने का ली थी? मैंने मशीन ली थी 12 लाख की। अब अगर 12 लाख की मशीन ली थी उस पर मैंने जीएसटी पे किया होगा 18%। अब अगर 12 लाख पे 18% जीएसटी पे किया होगा तो मैंने 2,16,000 रुपए का जीएसटी पे किया होगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर 2,16,000 रुपए का जीएसटी पे किया होगा तो गवर्नमेंट कह रही है उसमें से 20% आईटीसी तू क्लेम कर ले, मतलब तुझे कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। क्यों? क्योंकि तूने 4 क्वार्टर यूज किया, उसके बाद तूने मशीन बेच दी। अब अगर 2,16,000 में से मैं 20% अगर हटा दूंगा तो बैलेंस पता क्या बचेगा? 1,72,800। एक तो ये आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ सकता है,
एक तो ये मुझे रिवर्स करना पड़ सकता है, दूसरा जितने की मैंने मशीन बेची है 9 लाख की, उसका 18% जीएसटी। तो अगर मैं 9 लाख का 18% निकालता हूं तो भैया आएगा 1,62,000। अब मेरे सवालों का जवाब दो जी, रिवर्स कितना करूंगा जी, मुझे कितनी पेमेंट गवर्नमेंट करनी पड़ेगी, कितना आईटी से हटाना पड़ेगा, 1,62,000 या 1,72,800? इतना टाइम वैसे आंसर में लगना नहीं चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से। 172,800 या 162? ऑब्वियस सी बात है सर, 172,800, जो हायर होगा वही तो रिवर्स करना पड़ेगा। अब एक बार आंसर चेक करो, देखो ये 5% पर क्वार्टर, रूल नंबर 40। अब देखो यहाँ पे ये 2,16,000 रुपए का आपने दिया जी। अब देखो 4 क्वार्टर हैं, 19-20 में 3 क्वार्टर हो गए, 20-21 में क्वार्टर हो गया, तो ये 43,200 रुपए, 1,72,800 रुपए। उसके बाद 9 लाख का 18 कितना हो गया जी, 162। तो देखो क्या लिखा है, अमाउंट पेबल टूवर्ड सेल ऑफ मशीन बिंग हायर ऑफ, हायर क्या आएगा जी, 1,72,800 रुपए। इतना आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन आ गया सर, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पहले तो सेक्शन 18(6) का प्रोविजन लिख के आओगे। 18(6) का प्रोविजन आपने लिख दिया, उसके बाद आपने टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे दी। बताओ 5 नंबर क्यों नहीं मिलेंगे आपको? सर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है। अगर ये समझ लिया ना क्वेश्चन किस प्रोविजन का है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते। बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल है? झूठ मत बोलना सर, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता जी। बच्चा कह रहा है आप तो हर क्वेश्चन को आसान ही बोलते हो, तो है ही आसान, मैं मुश्किल किसको बोलूं? सोच के बताओ। मैं नहीं मुश्किल बोलूंगा सर, अगर मैं मुश्किल बोलने लग गया तो आप तो घबरा जाओगे, और एक्चुअल में ही क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन आसान था जी। ठीक है जी, लो जी, अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया जी। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गया, 5 नंबर हमारे पक्के हो गए जी। उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओ। ये क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन वैसे हमारा है आईएसडी के चैप्टर का। किसी को याद है आईएसडी का चैप्टर? किसी को अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो आईएसडी का चैप्टर, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसके अंदर क्या करते थे? उसके अंदर क्या था, एक आईएसडी क्रिएट करते थे। आईएसडी क्या था, एक ऑफिस था जो आगे से सर्विस लेकर सर्विस का बेनिफिट जो अपनी ब्रांचेस को देता था। और याद करो मैंने क्लास में कहा था, इनवॉइस कटेगा इसके नाम पर, आईटीसी ये क्लेम करेगा, बट इस आईटीसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि आईएसडी जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो किस रेशो में करेगा? टर्नओवर की रेशो में करेगा। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर वो टर्नओवर की रेशो में करेगा तो टर्नओवर किस साल की चेक करेंगे? गवर्नमेंट ने कहा था पिछले साल की चेक करेंगे। अगर पिछले साल की नहीं होगी तो पिछले क्वार्टर की चेक करेंगे। ये सारी बातें हमने आईएसडी वाले चैप्टर के अंदर की थी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो सर, गिरा हुआ क्वेश्चन पढ़ लो, उठाओ इसको फटाफट से उठाओ जी। देखो जी, XYZ Limited having its head office at Mumbai is registered as ISD. It has 3 units in different cities situated in Mumbai, Jabalpur and Delhi, which are operational in the current year. XYZ Limited furnished the following information for the month of July 2020. कह रहे हैं CGST पे किया ऑन सर्विस यूज ओनली फॉर द मुंबई, मतलब ये सर्विस जो है ना सिर्फ मुंबई यूनिट ने यूज की है, तो इसका आईटीसी भी कौन क्लेम करेगा? मुंबई वाले क्लेम करेंगे, 3 लाख रुपए क्लेम कर लेंगे मुंबई वाले। फिर वो कह रहे हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पे किया, सर्विस यूज फॉर ऑल यूनिट, उस पे आपने 12 लाख रुपए का जीएसटी पे किया। अब जो ये 12 लाख रुपए का आईटीसी है ना, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो 3 लाख रुपए है वो सिर्फ मुंबई में होगा जी। बच्चा कह रहा है सर बट ये 12 लाख रुपए का फिर होगा किस रेशो में? टर्नओवर चेक करो, देखो नीचे टर्नओवर दिया जी, मुंबई की है ये मेरे ख्याल से कितनी है, 100 लाख है ना, 1 करोड़ है शायद, 1 करोड़ टर्नओवर है। देखो जी 1 करोड़ टर्नओवर है, तो भैया अगर इसमें से 50 लाख मुंबई की है, जबलपुर की 30 लाख है, और जो बैलेंस दिल्ली बचा उसकी बैलेंस कितनी बच गई जी? उसकी बच गई 20 लाख। अब अपने बोल दो रेशो कितनी बन गई जी? रेशो बन गई 5:3:2 की। फटाफट से बोलो रेशो कितनी बन गई? 5:3:2 की। आंसर खुद निकाल लेना, आंसर खुद निकालना जी। अब ये यहाँ पे देखो जी, इधर देखो, मैं आंसर दिखाना नहीं चाहता आपको, आप नालायक बच्चे हो। ये देखो मुंबई, ये लिख देता हूँ, मुंबई है, ये जबलपुर है और ये दिल्ली है। इसमें 3 लाख रुपए तो पहले पूरा आ जाएगा। मुंबई में 3 लाख पूरा आएगा क्योंकि जो आपने सर्विस सिर्फ मुंबई में यूज की है उसका क्रेडिट भी सिर्फ मुंबई वाला यूज करेगा। 3 लाख मुंबई में आ गया।
अब यहाँ पे देखो, टोटल आईटीसी 12 लाख रुपए का है। अगर 12 लाख को 532 में डिवाइड करूंगा तो फिर कितना बनेगा जी? यहाँ पे बनेगा मुंबई में 6 लाख, उसके बाद फिर यहाँ पे बनेगा जी 3,60,000, और फिर यहाँ पे बनेगा जी 2,40,000। तो आईटी से पता कितना आएगा? मुंबई की यूनिट में हो जाएगा 9 लाख रुपए, और यहाँ हो जाएगा 3,60,000 पे, और यहाँ हो जाएगा 2,40,000 पे। इतना आईटीसी होगा इन तीनों के अंदर जो ये आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होगा आपके सामने है, एक बार अब आंसर देख लो जी। देखो जी, मुंबई में 3 लाख रुपए आ गया, और ये 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 की रेशो में। तो यहाँ पे 6 लाख आ गए, यहाँ 360 या 240, और देखो वही आंसर आ गया जी, 9 लाख रुपए, 360 और 240। देखो वही लिखा है, जो टर्नओवर की रेशो होगी 5:3:2 में, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये आंसर आपके सामने है। और आपको नहीं विश्वास तो पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का बना हुआ है जी, उठा के देख लो आप। आपके एग्जाम में, सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का बना हुआ है जी। अब बताओ इस क्वेश्चन में था क्या जी? सिंपल क्वेश्चन है, गिरा हुआ क्वेश्चन है। मतलब जो मुंबई वाला है वो मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो बैलेंस है उसको जो टर्नओवर की रेशो होगी ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा जी। उम्मीद करता हूं जी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो लो जी, अब जाके 5वां क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करूंगा जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन आईटीसी के तसल्ली से, सेटिस्फेक्शन के साथ हमने कंप्लीट कर लिए जी। आगे बढ़ सकता हूं जी? क्या कह रहे हो कि अच्छा, बच्चा कह रहा है सर यहां पे सिर्फ लिखा है कि मुंबई यूनिट में जो सीजीएसटी पे किया, तो खाली सीजीएसटी तो कहीं लगता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सीजीएसटी, बट ऑब्वियस सी बात है सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी ही होगा, खाली सीजीएसटी तो कहीं लगता ही नहीं है, खाली सीजीएसटी तो कहीं लगता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट पे होगी तो भी सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा। अब क्वेश्चन दे दिया सर इंस्टीट्यूट ने, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, बात खत्म जी। हम ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, उसको हो पसंद वही बात कहेंगे, वो अगर दिन को अगर रात कहे रात कहेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया है हमने, वहां पे दिमाग नहीं चलाना कि हाँ भैया क्वेश्चन ही गलत है जी, मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को तो बाइफरकेशन बताओ। इंस्टीट्यूट कह रहा है भैया चुप करके ना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओ। वो ये नहीं कह रहा यूज कैसे करोगे आगे, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओ। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है बस, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताएंगे? जो टर्नओवर होगी उसकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो जी फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिफाइन द टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट अंडर सीजीएसटी, कैन इनपुट टैक्स क्रेडिट वी अवेल्ड ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अपने आप बोल दो जी। याद करो सेक्शन नंबर 2119 जो है ना, ये हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है। अब अगर कोई बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट होगा, जब हमने सप्लाई का चैप्टर किया था सेक्शन नंबर 7, उस सप्लाई के चैप्टर में एक शेड्यूल 2 हमने किया था, किसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे, किसको सर्विस की सप्लाई मानेंगे। उसमें पैरा 6 हमने किया था कॉम्पोजिट सप्लाई। उस कॉम्पोजिट सप्लाई में 2 सप्लाई हमने की थी, एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एक हमने रेस्टोरेंट वाला किया था। और वहां पर मैंने कहा था री, अगर कोई सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर वो सर्विस की सप्लाई बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। और देखो 2119 में अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा वो 2119 में कवर होगा। अब बच्चा उसने क्या पूछा जी, क्या इस पे आईटीसी क्लेम कर सकते हो? आप बताओ जी। सेक्शन 17(5) याद करो, 17(5) में कंस्ट्रक्शन और वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों में आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है। अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है उस केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे। बट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। बट हां, एक बात मैंने 17(5) में खास तौर पे कही थी, अगर इनवर्ड सप्लाई और अगर आउटवर्ड सप्लाई दोनों सेम होंगी उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। याद करो सर, मैंने क्लास में आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने वाला अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विस लेगा तो 17(5) कहता है उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो वैसे तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है।
वैसे तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है, बट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी होगा तो आईटीसी क्लेम कर लोगे, और अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई दोनों ही सेम होंगी उस केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे, बस ये बात ध्यान देना। तो आओ जी एक बार देख लो, पहले तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है जी, अब एक बार ये पढ़ लेना। उसके बाद देखो जी आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है, देखो लिखा है ना आईटीसी ब्लॉक है किसमें जी, सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ओन अकाउंट। अब यहां पे देखो जी क्या लिखा हुआ है, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड टू अंडर सेक्शन 17(5) विल नॉट बी अप्लाई टू द एप्लीकेंट एज इज आउटवर्ड इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मतलब इफ ए सप्लायर इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। वही बात आ गई, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई अगर सेम है तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आईटीसी नहीं है अगर वो रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेशन है, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर आपके प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये आपने बढ़िया तरीके से करनी है, और उस केस में फिर उसके बाद आपने आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा वो करना है, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, आहा एक्सीलेंट क्वेश्चन जी, जबरदस्त क्वेश्चन बोलूंगा, जबरदस्त क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जो जून के एग्जाम जब भी होंगे उसमें या दिसंबर के एग्जाम जब होंगे उसमें कंफर्म बन सकता है जी। जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना तो वाकई मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनना चाहिए। एक बार क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक्स लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर ऑटो। The company provide the following detail of purchase made, service availed by it during the month of March 2020। आपको ये बताना है किस केस में आईटीसी मिलेगा, किस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। सबसे पहला केस कह रहे हैं जी, सबसे पहला केस कह रहे हैं परचेज ऑफ आयरन, बहुत ध्यान से, परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज एज रॉ मटेरियल, गुड्स वर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट मार्च 2020 एंड सेकंड जो है वो अप्रैल 2020 में है, उस पे आपने जीएसटी पे किया 2.5 लाख रुपए का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पूरी क्लास से क्वेश्चन है। आपने आयरन जो परचेज की, नो डाउट वो यूज किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, आईटीसी मिलना चाहिए, बट सेक्शन 16(2) ये बात कहता है कि अगर कोई सामान आपने इंस्टॉलमेंट में लिया या लोट में लिया तो जब लास्ट लोट रिसीव होगा ना उस टाइम सारा आईटीसी क्लेम करोगे, उससे पहले क्लेम नहीं करोगे। अब मुझे बच्चा कहता है सर बट यहां पे तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर मार्च 2020 में है और अगर 2 अप्रैल 2020 में है तो फिर हाफ तो क्लेम कर लेंगे ना। ओ मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी कान पकड़ाओ अपने, फटाफट से कान पकड़ाओ, नालायक। हाफ कैसे क्लेम कर लेंगे? जब मैंने बोला कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उस टाइम सारा क्लेम करना है, तो भैया सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रही है अप्रैल 2020 में, हमें कैलकुलेशन करनी है मार्च 2020 की, तो भैया क्या मार्च 2020 में ये 2.5 लाख रुपए का आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? आंसर इज नो, ये आईटीसी नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया जी, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला देखो जी, कह रहे हैं परचेज ऑफ एसेसरीज, purchase of accessory which were delivered directly to the dealers of the company, only invoice was received। मतलब इनवॉइस आपके हाथ में है बट फैक्ट्री में सामान नहीं आया, आपने डायरेक्टली सामान भिजवा दिया डीलर को। याद करो क्लास में कॉन्सेप्ट हमने किया था, बिल टू शिप टू, याद आ रहा है? बिल टू शिप टू मतलब अगर बिल मेरे नाम पर है और अगर सामान किसी और को चला गया तो गवर्नमेंट कहते टेंशन मत लो, हम ये मान लेंगे सामान तुमने ही रिसीव किया है, तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सर ये केस हमारा बिल टू शिप टू का है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है इनवॉइस आपके पास है बट ये सामान डायरेक्टली डीलर को भिजवा दिया, मतलब आपकी फैक्ट्री में नहीं आया, तो केस कौन सा बन गया? बिल टू शिप टू वाला बन गया। और बिल टू शिप टू वाले केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तो ये 90,000 रुपए का आईटीसी क्लेम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं इस केस में आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद देखो जी, कह रहे हैं बस परचेज की है जी, सीटिंग कैपेसिटी 15 लोगों की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई, अपने आप बोलते जी, एक बस परचेज की है, सीटिंग कैपेसिटी 15 पैसेंजर की है, क्या आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा?
जल्दी बोलो जी। क्या इस केस में क्या इस केस में आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा जी? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा जी। आपके अकॉर्डिंग बताओ, आपके अकॉर्डिंग मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, मिलेगा नहीं मिलेगा? बच्चे कह रहे हैं नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे अकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा, हमारे अकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा। कई बच्चे कह रहे हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इधर सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, मोटर व्हीकल पर आईटीसी ब्लॉक होता है? मोटर व्हीकल पर आईटीसी ब्लॉक होता है क्या? सारे मोटर व्हीकल नहीं, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की होती है। सर क्लास में हमने डायग्राम बनवाया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अगर पैसेंजर मोटर व्हीकल है, पहली बात, गुड्स वाला व्हीकल है, उस केस में तो आईटीसी मिल ही जाएगा। बट अगर पैसेंजर मोटर व्हीकल है, यस आईटीसी ब्लॉक है। मैं दोबारा बोलूंगा, यस आईटीसी ब्लॉक है, बट सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की होनी चाहिए। उससे ऊपर की अगर कैपेसिटी है, उस केस में आईटीसी मिल जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है 15 पैसेंजर कैपेसिटी है, तो क्या आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, यस मिलेगा जी। अगला कह रहे हैं जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस। भैया गाड़ी आप यूज कर रहे हो, गाड़ी पर आईटीसी मिलता ही नहीं है। गाड़ी पर अगर आईटीसी नहीं मिलता तो उसके लिए जो भी सर्विस लोगे, उस सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। याद करो मैंने क्लास में कहा था, जिन जिन मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलेगा, उससे रिलेटेड सर्विस लोगे, उसका आईटीसी मिल जाएगा। और जिन मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई सर्विस लोगे, उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। देखो वही केस आ गया। वो कह रहे हैं गाड़ी आप यूज कर रहे हो ऑफिशियल पर्पस के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी के लिए, तो भैया आईटीसी मिलेगा ही नहीं। और अगर उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसकी सर्विस अगर लोगे, उस पर जो जीएसटी पे करोगे, उसका भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। आगे देखो जी, लो जी, ब्रेकफास्ट और लंच हो रहा है, पार्टियां चल रही हैं जी, पार्टियां। हाँ जी, कंपनी के अंदर पार्टी चल रही है। हाँ जी, कंपनी के अंदर पारी चल रही है, पारी। हाँ जी, क्या हो रही है? पारी हो रही है, पारी हो रही है। अब सोच के बोला, अगर कंपनी के अंदर पार्टी हो रही है, तो उस केस में क्या इसके ऊपर जो भी आपने जीएसटी पे किया, आईटीसी मिलेगा? मतलब ही पैदा नहीं होता जी। तो आईटीसी किसका मिलेगा जी? आईटीसी किसका मिलेगा? फटाफट से बोल दो। दो का मिलेगा, एक तो 90,000 का मिलेगा और एक 197 का मिलेगा। उसने मुझसे मांगा क्या है, मेरे ख्याल से यही मांगा होगा। कह रहा है डिटरमाइन कर दो कितना एलिजिबल आईटीसी आप ले सकते हो मार्च 2020 में। आओ जी, अब देख लेते हैं। पहले में नील हो गया, देखो जी, नील हो गया। दूसरे में 90,000, 197। देखो नील और नील, करो हाई फाई करो, जल्दी हटा के करो। ए येलो, बताओ हमने बिना देखे सही कर दिया। दिक्कत ही नहीं है सर, दिक्कत ही नहीं है। यही तो मजा है क्वेश्चन करने का, जब बिना देखे आंसर सही हो जाए ना, एक अंदर कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मजा आता है क्वेश्चन करके। ठीक है, अब देखो सारे वर्किंग नोट्स नीचे हैं जी, सारे वर्किंग नोट्स नीचे हैं। आप ये वर्किंग नोट्स यहाँ पे बना सकते हो जी, आप ये वर्किंग नोट्स यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है जी, मतलब और ध्यान रखना जी, प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे ही होनी चाहिए, टेबल फॉर्म के अंदर ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग नोट्स भी आपने बना के आने हैं, ऊपर टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन अगर देख के आओगे, तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आओ जी, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। लो जी, क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है जी। वो कह रहे हैं वेयर ए सप्लायर, ध्यान से पढ़ना जी, वेयर ए सप्लायर ट्रांसफर ए रनिंग बिजनेस एज ए होल either due to sale, merger, amalgamation of such business, whether the portion of unutilized ITC by supplier can be claimed immediately by the recipient. Answer is yes. याद करो 18(3). 18(3) के अंदर क्या था? 18(3) के अंदर क्या था कि अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया बाय सेल, मर्जर और आपका अमलगामेशन हो गया, उस केस में जो भी आपका अनयूटिलाइज आईटीसी होगा, वो अगले वाली कंपनी, अगले वाला पर्सन जो होगा, वो अवेल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर द एक्ट प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ सच अनयूटिलाइज क्रेडिट, रेदर 18(3), वो 18(3) की बात आ गई, स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट where there is a change in constitution of a registered person of sale, merger, amalgamation, business with specific provision of transfer of liability, the registered taxable person shall be allowed to transfer the ITC which remain unutilized, provide registered person furnish the detail of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of the informed GST ITC 02 electronically on the common portal along with a request for transfer of unutilized ITC
lying in the electronic credit ledger to the transferee. Therefore, if the recipient is registered under GST, he should be eligible है जी to claim such unutilized credit. In a situation where the recipient is not registered, he may have to take fresh application for registration and claim unutilized ITC after making intimation. मतलब क्लेम कर सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वैसे क्लेम कर ले, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भैया जीएसटी में खुद को क्या करवा ले, रजिस्टर्ड, और क्या कर क्लेम कर लेगा, आईटीसी क्लेम कर लेगा. तो ये 18.3 याद करो, 18.3 जो हमने क्लास में किया था ना, 18.3 जो हमने क्लास में किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये आपके सामने आ गया जी. लो जी, अब जाके हमारे आईटीसी वाले यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना आपको, सुनो ध्यान से. नेक्स्ट क्लास में एक तो रूल नंबर 42, एक तो ये आपने रीड करके आना है जी, और एक रूल नंबर 43, एक ये आपने रीड करके आना है, और एक सेक्शन नंबर 17 एक बार दोबारा से रीड करके आना है. तो नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 42, 43 याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ. रूल नंबर 42, 43 किसका था, अगर क्रेडिट हमारे कॉमन होते हैं, मतलब एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों में है, ठीक है, बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में है, तो उस केस में अपॉर्शनमेंट कैसे करते हैं, वो सारी बातें रूल नंबर 42 और 43 की होती है. ठीक है, तो एक बार आपने वो रिवाइज करके आना है. सेक्शन 17 आपने रीड करके आना है जी. तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से फिर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हैं हमारे बचे हैं. क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 10, उसके बाद फिर हमारा है, बस खत्म हो गया जी. 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बट ये दोनों इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसमें हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा. छोटे क्वेश्चन नहीं है जी, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े हैं, और इनको मैं आज करवा ही इसलिए नहीं रहा क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये रूल नंबर 42 और 43 का है. अब अगर मैं आज करवा दूंगा ना, बच्चे के ऊपर सीधा दिमाग के ऊपर से जाएगा जी. तो पहले एक बार आप रूल नंबर 42 अगर पढ़ के आ जाओगे ना, अगर रूल नंबर 42 पहले पढ़ाओगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा. ठीक है, बाकी मैं थोड़ी बहुत रिवीजन मैं भी कराऊंगा रूल नंबर 42 के, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, बट एक बार अगर पहले आप पढ़ के आओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आईटीसी वाला टॉपिक जो है इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बस ये पर ध्यान देना. ठीक है, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए वाला. ठीक है, और फटाफट से हम अपना ये प्रैक्टिस मैनुअल खत्म करके, मतलब अब ध्यान रखना मई का पूरा महीना में क्वेश्चन करने हैं, और जून में हम करेंगे रिवीजन. और जून में तो निश्चिंत हो जाओ जी, जून में तो एग्जाम होंगे ही नहीं ना, क्योंकि अब पहले जून में थे ना, तो जून में एग्जाम तो मतलब ही नहीं है, होंगे तो जुलाई एंड में होंगे या फिर वो अगस्त में होंगे, बाकी मुझे भी आइडिया नहीं है सर, बट जून कंफर्म है कि जून में तो होंगे नहीं. ठीक है, चलो जी, बाकी अपना ध्यान रखो यार, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं. ठीक है, जितना अपनी सेफ्टी रखोगे, जितनी हम अपना ध्यान रख सकते हैं वो हमारे हाथ में है, और बाकी दूसरों की हेल्प करो, चाहे वो हेल्प ऐसा नहीं है फाइनेंशियली हेल्प करो, दूसरों को खाना पीना प्रोवाइड करवाना हो गया, अगर आस पड़ोस में कोई दिक्कत है, मतलब इतनी सारी आप हेल्प कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, अगर आप हेल्प करोगे सर इसका बहुत बड़ा पुण्य आपको लगेगा, ये बात ध्यान देना. ठीक है, और अगर अच्छे कर्म करोगे ना तो कमाल हो जाएगा जी. ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में. अब जाने से पहले फटाफट से पता क्या करना है, क्या करना है, ठोक दो जल्दी ठोको, फटाफट से लाइक ठोक दो लाइक. बच्चा कह रहा है डिसलाइक ठोक देंगे, नालायक को डिसलाइक मत ठोकना, मेहनत पे यार मोटिवेट किया करो. ये कई नालायक बच्चे हैं जो डिसलाइक ठोक के भाग जाते हैं, पता नहीं ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो लाइफ में आगे रह के करेंगे क्या, उनका मुझे समझ नहीं आता लाइफ में उनका कोई कुछ है भी या नहीं है. ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं सेम टाइम सेम जगह. ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय.